नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजी मस्ती में। दोस्तों, किसान भाई हमारे धान की नर्सरी तैयार करने में लग गए हैं, तो हमें क्यों ना धान की नर्सरी के बारे में एक वीडियो डालना चाहिए, ऐसा मैं सोच रहा था। तो लेके आ गया हूँ धान की नर्सरी कैसे तैयार करना चाहिए। तो धान की नर्सरी में सबसे पहले किसान भाइयों को बहुत ही सावधानी से धान की नर्सरी तैयार करना चाहिए, क्योंकि यही धान आगे आगे जा कर के हमें फसल का उत्पादन देता है। जैसे उसकी जड़ ही कमज़ोर हो जाएगी तो पौधा आगे कैसे टिक पाएगा। तो इसलिए धान की नर्सरी तैयार करना अति आवश्यक है। और धान की नर्सरी तैयार करने में जो सावधानी रखनी चाहिए वो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर करें, जिससे आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो सबसे पहले हम धान की नर्सरी तैयार करने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सबसे पहले है खेत की तैयारी करना चाहिए, फील्ड प्रिपरेशन करना चाहिए। फील्ड प्रिपरेशन में हमें क्या करना चाहिए कि खेत को, जहाँ पे खेत हमारा है वहाँ पे जहाँ पे नर्सरी डालनी है उस जगह पे किसी भी प्रकार की खरपतवार नहीं होना चाहिए। अगर हो तो उन्हें हटा देना चाहिए और कम से कम 2 से 4 जुताई करनी चाहिए। 4 जुताई करने से क्या होता है कि जो ढेले होते हैं मिट्टी के बड़े बड़े वो टूट जाते हैं और मिट्टी में हवा का आवागमन हो जाता है, जिससे पौधे को सरवाइव करने में दिक्कत नहीं आती है। तो सबसे पहले हमारा स्टेप जो था खेत की तैयारी थी। खेत की तैयारी में बहुत ही सावधानी पूर्वक खेत को तैयार करना चाहिए। उसमें जो है बड़े बड़े ढेले नहीं रहने चाहिए और किसी प्रकार का अवशेष नहीं रहना चाहिए। अवशेष जो होता है फसलावशेष नहीं रहना चाहिए और ना ही किसी प्रकार की लकड़ियां होनी चाहिए। ये अगर होती हैं तो पौधे को नीचे जड़ डेवलपमेंट्स में बड़ी दिक्कत आती है। तो इसलिए ध्यान रखें और खेत की तैयारी मिट्टी भुरभुरी करके कर देना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से अगला स्टेप हमारा आता है सीड, सर्टिफाइड सीड। दोस्तों, आपको बता दूं कि सर्टिफाइड सीड में क्या होता है कि प्रमाणित बीज का ही सिलेक्शन करना चाहिए। आप दुकानों पे जाते हो, बहुत सारे बीज ऐसे रखे होते जो सर्टिफाइड नहीं होते हैं। तो आप जब भी जाएं सर्टिफाइड सीड का ही सिलेक्शन करें अपनी नर्सरी के लिए। तो उसमें क्या होता है कि सीड जो है बहुत ही अच्छा जर्मिनेट करता है और जैसे हमारा सीड जर्मिनेट करेगा अच्छे से, उसी प्रकार से ये हमारा आगे डेवलपमेंट देखा जाएगा उसमें पौधे में। तो इस प्रकार से हमें सीड ट्रीटमेंट करना चाहिए। सीड का जो है सर्टिफाइड सीड ही बोना चाहिए, घरों का बीज नहीं बोना चाहिए, क्योंकि उसमें हवा, नमी और वायु और वाटर इन सभी का जो बैलेंस होता है वो नहीं बन पाता है। इसलिए हमें फील्ड को सर्टिफाइड सीड में ये सभी दिक्कतें नहीं रहती हैं और किसान आसानी से उसको ग्रो कर देता है। ग्रो करने के बाद ही वो अच्छे से खेत की तैयारी कर लेता है। खेत की तैयारी के साथ साथ में सीड को हमें सर्टिफाइड ही लगाना चाहिए। अब बात आती है कि सीड रेट क्या होना चाहिए। तो सीड रेट पे बात करते हैं। कई सारी धान की वैरायटियाँ ऐसी हैं जो हमें 1 बीघे नर्सरी के लिए बहुत सारा सीड पड़ जाता है। तो आपको बता दें, जो हाइब्रिड सीड होता है, हाइब्रिड सीड में जो है 1 किलोग्राम हाइब्रिड सीड 1 बिस्वा खेत के लिए पर्याप्त होता है और वो जाके खेत में लगेगा हमारे 1 बीघे एक एक बीघे 1 बीघे खेत के लिए 1 किलोग्राम सीड रेट हाइब्रिड का चाहिए। उसके बाद आता है दोस्तों देसी धान। देसी धान की अगर बात करते हैं, जो देसी धान दुकानों पे मिलता है, तो उसकी सीड रेट 2 से 2.5 किलोग्राम रहती है। 2 से 2.5 किलोग्राम सीड रेट रहेगी उसकी और हाइब्रिड की सीड रेट 1 किलोग्राम रहती है। ये इतना सीड रेट 1 बिस्वा में लगाया जा सकता है और यही 1 बिस्वा से खेत का जो है 1 बीघे खेत के लिए पर्याप्त होती है। तो इस प्रकार से हमने सीड रेट के बारे में बताया, सर्टिफाइड सीड के बारे में बताया और हाइब्रिड सीड का सीड रेट बताया और देसी का सीड रेट बताया। उसके बाद आता है दोस्तों सीड ट्रीटमेंट। जैसे हम सीड को दुकान से लेके आते हैं, वो ऑटो वहाँ पे उपचारित किया हुआ कभी कभी बीज मिल जाता है,
पर हमें उन पे भरोसा नहीं करना, हमें खुद अपने सीड को ट्रीट करना है। तो सीड ट्रीटमेंट के लिए 20 ग्राम कार्बेंडाजिम का यूज करते हैं और 2 से 3 लीटर पानी में 20 ग्राम कार्बेंडाजिम डालिए और उसी पानी में वो धान को डाल दीजिए। उसके बाद आप थोड़ी देर के लिए रख लीजिए और धान को पानी से निकाल के रख देना चाहिए। जैसे वो ढक के रखोगे तो वहाँ पे टेम्परेचर उसके सूटेबल बन जाता है और वो जर्मिनेट कर जाता है। उसके बाद आता है एक हमारा स्टोरेज में कीट लग जाता है जिसको बोलते हैं BLB डिजीज। ये होता है बैक्टीरियल डिजीज है, BLB डिजीज बैक्टीरियल डिजीज है। तो इसमें क्या होता है, ये यहीं से सीड ट्रीटमेंट अगर कर दिया जाएगा तो ये डिजीज नहीं जाएगा और इसका जो बैक्टीरिया है वो यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है कि 2 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन लेना चाहिए, 40 लीटर पानी में उस दवा को डाल देना चाहिए। जैसे आप उसमें डालोगे उसके बाद उसी में धान का सीड डालोगे। जैसे इसको डाल देते हो आप, तुरंत ये क्या होता है कि अपना थोड़ी देर प्रोसेसिंग करता है। उसके बाद जितना मरा हुआ या डिजीज युक्त दाना होता है वो पानी की सतह के ऊपर तैरने लगता है और जो अच्छा दाना होता है जिसमें डिजीज नहीं लगा हुआ है तो वो दाना ऊपर आ जाता है। जिसमें डिजीज लगा है वो ऊपर आएगा, जिसमें नहीं लगा है वो नीचे बैठ जाता है। ऊपर वाले दाने को आप निकाल के बाहर डाल दीजिए और जो नीचे वाला दाना बचा उसको निकाल के आप किसी में ढक के रख दीजिए और जैसे आप ढक के रख देते हो उसी में वो जर्मिनेट कर जाता है। तो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का यूज किया जा सकता है, कार्बेंडाजिम का यूज किया जा सकता है, मात्रा हमने बता दिया है। उसके बाद आता है कि कई बार केमिकल ये नहीं मिल पाते हैं मार्केट में तो किसान को दिक्कत होती है। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि कुछ जो है जैविक उपचार भी हैं सीड ट्रीटमेंट के लिए। उसमें क्या होता है कि 1 किलोग्राम राख लीजिए, 3 लीटर वाटर में मिला करके बीज को छान देते हैं। अब क्या होता है, जो गांव घरों में उपले होते हैं जिसको कंडा बोलते हैं, इन सभी को आप जलाते हो, खाना बनाने में यूज करते हैं बहुत सारे गांव में। आप उसकी जो जल जाने के बाद जो उसकी राख होती है उसको आप लीजिए 1 किलोग्राम और वो 3 लीटर पानी में घोल बनाइए और जितना आप सीड लेके आए हो उसी सीड को इसी दर से जितना सीड लाए हो उसी हिसाब से घोल बना लेना चाहिए और ये सारा का सारा सीड उसी में डाल देना चाहिए और छान देना चाहिए। आप ऐसा कर देते हो तो उसमें क्या होता है, जो छना हुआ सीड ऊपर रह जाता है। जैसे आप छानोगे तो सभी सीड में जो है बीज या वो जो राख होती है वो लग जाती है और जैसे ये लगती है तुरंत वहाँ पे जो बैक्टीरियल डिजीज होता है वो वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। डिस्ट्रॉय होने के बाद में बहुत सारे ऐसे डिजीज हैं जो ख़त्म कर देता है। तो आप ये तो घर के घरेलू नुस्खे हैं, आप इनको कर सकते हो। उसके बाद क्या होता है कि हमारी नर्सरी अच्छा जर्मिनेट करे। इतना सब करने के बावजूद भी हमारी कभी कभी नर्सरी जमाव नहीं लेती है। अच्छा, क्या होता है कि खुले वायुमंडल में आजकल टेम्परेचर कम ज़्यादा होता ही रहता है। तो आप थोड़ी सी देर के लिए समझ लीजिए, आप जैसे खेत में नर्सरी को डाल दिए हो, अब वहाँ पे खुला धूप लग रही है, जो अंकुरण होता है वो बहुत ही अवस्था क्रिटिकल स्टेजेज होते हैं उसके। तो वहाँ से आपको ये जो राख से आप छान रहे हो इसी राख की मल्चिंग कर देना चाहिए। इससे क्या होगा, जैसे आप मल्च कर देते हो तो आपका वीड नहीं जमता है, खरपतवार नहीं जमते हैं। दूसरा, अच्छा जमाव के लिए टेम्परेचर डायरेक्ट वायुमंडल का सीड पे नहीं पड़ता है और जो उसको चाहिए उसी हिसाब से मिल जाता है और ये जमाव हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि हमें जो है वीड की कंट्रोल के लिए मल्चिंग कर देना चाहिए। अगर फिर भी नर्सरी में किसान की वीड लग जाता है, वीड उग आता है, तो आपको विस्पो पायरेट करके एक आता है केमिकल, आता है वीडनाशी, आता है खरपतवार नाशी, विस्पायरो करके नॉमिनी गोल्ड के नाम से है, मार्केट में उपलब्ध है। आप उसको 10 ग्राम पर टंकी के हिसाब से डाल सकते हो और आपका वीड जो है सारा का सारा ख़त्म हो जाएगा। आप इसको नुस्खा अपनाइए। अगर नहीं कामयाब हो रहा है तो आप नॉमिनी गोल्ड के नाम से PI कंपनी की आती है, आप उसको डाल सकते हो। उसके बाद आता है, कई बार किसान भाई फर्टिलाइज़र का सही से उपयोग नहीं कर पाते, नर्सरी में जल जाती पत्तियाँ झुलस जाती हैं।
तो उसके लिए हमें क्या करना, फर्टिलाइज़र को भी मैं डाल रखा हूँ अपने वीडियो में कि बताऊँगा कैसे कैसे इसको यूज करना चाहिए। तो फर्टिलाइज़र का जैसे 1 बीघे के लिए हमें नर्सरी तैयार करना है, 1 बीघे अगर नर्सरी तैयार करना है तो 1 बीघे नर्सरी तैयार करने के लिए हमें 8 से 10 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट का यूज करना चाहिए। दोस्तों ये क्या करते हैं कि पानी को वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। तो इससे क्या होता है कि जो जितना सारा हमारा मिट्टी में पड़ा हुआ वाटर होता है उसको उड़ने में सहायता नहीं प्रदान करता है। और ये 8 से 10 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट डालने से हमारी मिट्टी में जल धारण क्षमता बढ़ जाती है और एयर पॉल्यूशन जो होता है, एयर का हवा का आवागमन जो मिट्टी में होता है उसको ये बढ़ा देती है। तो इस प्रकार से सिंगल सुपर फास्फेट का यूज करना चाहिए 8 से 10 किलोग्राम, इसको 2 बार में आप यूज कर सकते हो। और ओनली 3 किलोग्राम यूरिया का यूज करना चाहिए। उसके बाद आता है 1 किलोग्राम पोटास का यूज करें आप। और उसके बाद क्या होता है कि 4 से 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट का यूज करना चाहिए एक बीघा नर्सरी के लिए। हमने दे रखा है 1 बीघे नर्सरी के लिए आप इसका यूज करें। तो इसके बाद हमने देखा दोस्तों कि जितना सारा था, कुछ टॉपिक थे हमने उनको बताया है इसमें नर्सरी तैयार करने के लिए। उसके बाद कई बार ये सवाल आता है कि नर्सरी में ही जिंक सल्फेट का क्यों स्प्रे करना चाहिए या डालना चाहिए। तो 4 से 5 किलोग्राम अगर आप यहीं पे डाल दे रहे हो तो आपके आने वाले टाइम में जो धान में बहुत ही डेंजरस डिजीज लगता है जिसका नाम है खैरा रोग। खैरा रोग दोस्तों जिंक की कमी से होता है। जैसे पौधे में जिंक की मात्रा यहीं से उपलब्ध हो जाएगी तो आगे जा कर के हमारे पौधे में खैरा रोग नहीं लगेगा। दोस्तों यही मेन कारण होता है जिसके जिंक का स्प्रे हमें डालना चाहिए। उसके बाद आता है नर्सरी हमारी अच्छे से चल रही हो, जैसे 3 से 4 पत्तियां हो जाएं, आप दूसरी जगह ट्रांसप्लांट कर सकते हो। उसमें अगर आप 3-4 पत्तियां दिख रही हैं, कमज़ोर दिख रहा है, तो आप कभी कभी क्या होता है कि धान की वैरायटियां भी बहुत प्रकार की होती हैं, नहीं हो पाता है, तो आप उसमें क्या होता है कि आप 21 से 25 दिन के अंतराल पर आप ध्यान रखें, 21 से 25 दिन के अंतराल पर हमें पौधे को एक जगह से उखाड़ करके दूसरी जगह ट्रांसप्लांट कर देना चाहिए। और जहाँ पे ट्रांसप्लांट करें वहाँ पे पेडलिंग अवश्य कर दें, क्योंकि उस खेत में वीड का जमाव ना हो, जिससे हमारा पौधा अच्छा सर्वाइव कर पाए। क्योंकि यहाँ की कंडीशन जो नर्सरी की होती है उससे अलग होती है कंडीशन हमारे खेत की जहाँ पे ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने दोस्तों बताया कि धान की नर्सरी के बारे में कैसे कैसे तैयार करना चाहिए, क्या स्टेप्स थे, हमने जो ज़रूरी समझे वो आपको बता दिए हैं। दोस्तों कैसा लगा वीडियो आज का ज़रूर एक बार बताएं, कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें। जैसे ही आप शेयर करते हो दोस्तों हमारा वीडियो आगे जाएगा। और शेयर के साथ साथ में बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारा आने वाला हर वीडियो आप तक पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।